गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो शेड्यूल्ड सिलेबस है वो मैं पूरा कर चुकी हूँ, है ना। और आप लोग को उसमें ये देखना है कि जिम्मेदारी है कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, अभी अपने पास काफ़ी टाइम है, मैं आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। और साथ साथ आप लोग को जो टॉपिक समझने में दिक्कत है वो मैं दोबारा से बताऊँगी। इसके अलावा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट क्या करें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पर मैं दोबारा से उसको बता रही हूँ क्योंकि आप लोग का एक स्पीच कंपटीशन होने वाला है यहाँ डिपार्टमेंट में। तो उसमें आप लोग को अपने पसंद का एक टॉपिक मुझे बताना होगा। कुछ बच्चे फर्स्ट पेपर का लेंगे, कुछ सेकंड पेपर का लेंगे, कुछ थर्ड पेपर का लेंगे। आपको एक टॉपिक पे 3 मिनट्स का स्पीच तैयार करना है, ठीक है। तो आप मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो आके मुझसे आप पूछ भी सकते हैं और उसको और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो आपको समझाने वाले हैं वो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। ये आपका एक टॉपिक भी है जिसको आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो फंजाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स का जब भी हम लोग नाम सोचते हैं तो एक ऐसी इमेज हमारे दिमाग में आती है कि उसके पास ग्रीन छोटा सा प्लांट है और उसकी पत्तियां हैं, उसका तना है, उसकी जड़ें हैं, उसके ऊपर फ्लावर लगा होगा, है ना। ऐसे ही एक इमेज आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल ही नहीं होता, वो ग्रीन इन कलर नहीं होते। और मेरा जो फर्स्ट पेपर है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी में भी आपको ग्रीन कलर नहीं मिलता, यानी कि क्लोरोफिल नहीं मिलता फर्स्ट पेपर के जितने भी मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं या कीमोसिंथेटिक होते हैं। उसके अलावा फर्स्ट पेपर में आप जो भी कुछ पढ़ते हैं फंजाई और उसके साथ बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ों में किसी में भी क्लोरोफिल नहीं होता एक्सेप्ट सम ऑफ बैक्टीरिया। तो जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर लाइफ का एग्जिस्टेंस है तो वो जिंदा है और ज़िंदा रहने के लिए उनको फूड की ज़रूरत होती है। जिस तरीके से हम सब हैं और हम लोग को फूड की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, उसी तरह प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है। और जो सारे प्लांट्स फूड सिंथेसिस कर सकते हैं यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो तो खुद ही फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसी में से वो एनर्जी लेके अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ को मीट आउट करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी ये हैं जो मैंने कैटेगरी अभी बताई आपको कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ऐसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं हीटेरोट्रॉफिक, ठीक है। जो प्लांट्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकते उनको हम कहते हैं हीटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। तो जितने भी हीटेरोट्रॉफ्स हैं वो किसी ना किसी माध्यम से अपना फूड डिराइव करते हैं यानी लेते हैं। तो ये फूड लेने की जो 3 कॉमन ऐसे मेथड्स हैं जिनकी वजह से ये जो हीटेरोट्रॉफ्स हैं ये अपना फूड ले सकते हैं। जो बच्चे हिंदी में जानते हैं वो देखिए, जो प्लांट्स अपने आप फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं उनको हम कहते हैं स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक, और जो अपने आप फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते उनको हम हीटेरोट्रॉफ्स कहते हैं या हीटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। तो जो हीटेरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं वो फूड ड्राइव करने के लिए 3 तरीके के माध्यम अपनाते हैं, 3 मेथड्स हैं जिनसे वो अपना फूड ले सकते हैं। तो पहला जो उनका मेथड है वो है पैरासिटिज्म या पैरासिटिक रिलेशनशिप, ठीक है। पैरासिटिज्म और पैरासिटिक रिलेशनशिप, in this kind of relationship it is a relationship in between 2 living organisms in which one is benefited and other is harmed। मतलब एक को फायदा हो रहा है एंड दूसरे को
नुकसान हो रहा है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर दो फ्रेंड्स हैं, एक के पास टिफ़िन है और दूसरे के पास टिफ़िन नहीं है, मीन्स एक के पास फूड है, दूसरे के पास फूड नहीं है। तो जिसके पास फूड नहीं है, डेफिनेटली वो जब दूसरे से अपना उसका फूड शेयर करेगा तो उसके पास फूड की कमी हो जाएगी। अब एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली जब ऐसा होता रहे कि उसको खाना कम मिले, वो तो टिफ़िन लेके आ रहा है लेकिन उसको फिर भी खाना कम मिल रहा है। और जो दूसरा फ्रेंड है वो अपनी ज़रूरत भर का खाना उससे ले लेता है, तो उसको लगातार खाने की कमी हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा, उसको कोई बीमारी पैदा हो जाएगी उसकी बॉडी में, है ना। तो जो खाना देता है उसको हम कहते हैं होस्ट, जो खाना लेता है उसको कहते हैं पैरासाइट। होस्ट एंड पैरासाइट, इट इज़ अ रिलेशनशिप इन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच one partner is benefited and other is harmed. It is also known as plus minus relationship. Means जब भी हम ऐसे relationships को denote करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं plus comma minus. It is also known as plus minus relationship in which one partner is benefited एंड अदर इज हार्म। अब जैसे कि हम लोग फंजाई में देख रहे थे, तो क्या हो रहा था कि फंगस का जो माइसीलियम था वो होस्ट की बॉडी के अंदर घुस जा रहा था या उसके ऊपर ग्रो कर रहा था। तो क्या कर रहा था, अपना हॉस्टोरिया, उसके अंदर एक फिंगर लाइक और पेग लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उसकी प्लांट बॉडी मैंने तुमको बताई थी कि बहुत ही सिंपल ऐसे थ्रेड लाइक बॉडीज होती हैं इनकी, जिनको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम या हाइफी बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। हाइफा सिंगुलर है, हाइफी प्लूरल है और माइसीलियम भी प्लूरल है। ठीक है, तो ये जो माइसीलियम या हाइफी हैं, तो ये ऐसे फिलामेंटस होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और इनके ऊपर ये नॉब जैसे फिंगर लाइक और पेग लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, जिनको ये होस्ट की बॉडी के अंदर डालकर वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप। जब भी हम कोई भी पैरासाइट बता रहे थे आपको, जैसे एल्ब्यूगो बता रहे थे, जैसे हमने और भी पैरासाइट्स आप लोग को बताए हैं, अल्टरनेरिया बताया है, सिनकाइट्रियम बताया है, जितने भी पैरासाइट्स हैं वो सब क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर अपने हॉस्टोरिया भेजते हैं और उन हॉस्टोरिया की मदद से आप फूड एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर जहाँ पे हम लोग फंजाई पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। कॉजल ऑर्गेनिज्म माने डिजीज कॉजिंग एजेंट, और ये डिजीज कॉजिंग एजेंट कौन कहलाएगा, वो फंगस कहलाएगा जो कि डिजीज कॉज कर रहा है ना। तो ऐसे आपने कौन कौन से पढ़े हैं अपने सिलेबस से बताइए कि कौन कौन से पैरासाइट्स या डिजीज कॉजिंग एजेंट्स या पैथोजेंस माने जो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से पैथोजिन पढ़े हैं और वो कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं। मैं नाम लेती हूँ डिजीज कॉजिंग एजेंट का, आप लोग ये बताइए कि वो कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं। जैसे एल्ब्यूगो कौन सी डिजीज कॉज करता है, किस डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, बताइए। मैम वाइट रस्ट। वेरी गुड, आपको बोलना है कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। मैं पूछ रही हूँ आपसे, डिजीज कौन सी कॉज करता है ना। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडस कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो आप बताएंगे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। और ब्लैक रस्ट कौन कॉज करता है? यस, पूरा नाम बताइए।
ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ये किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कौन सी डिजीज कॉज करता है? सब लोग बेटा अपना जरा आज ऑन कर लीजिए, कैमरा भी ऑन कर लीजिए और माइक भी ऑन कर लीजिए। जितने बच्चे ऑनलाइन हैं वो अपना कैमरा और माइक ऑन कर ले। और आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इस टॉपिक का, तो आप बताएंगे मुझे यस। हाँ, जिस तरह मैं आपकी क्लास के लिए प्रिपेयर होके बैठती हूँ कि मुझे क्लास लेनी है और मैं एक जगह बैठ जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई दूसरे काम नहीं होते। आप भी सारे काम छोड़िए और जब आपकी क्लास है तो क्लास में प्रॉपरली बैठिए। और बेटा बाकी बच्चे कहाँ हैं, सब ऑन करिए, सब ऑन करके बैठिए और मुझे बताइए ब्लैक रस्ट कौन कॉज करता है? मैम पक्सीनिया ग्रामिनिस। हाँ, आगे? पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। वेरी गुड। पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करता है। या हम इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ब्लैक रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? तो आप बताएंगे पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। यहाँ पर जो मैं टॉपिक बता रही हूँ आज, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, इससे अलग हटके भी मैं एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पुट ऑन कर रही हूँ। अभी तक मैंने आपको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी भेजा था, उसका लिंक शेयर किया था, तो आपने सुना कि उसमें मैं बार बार बोल रही हूँ और बल्कि क्लास में भी मैं हर बार आपको बताती हूँ कि क्या है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कोई डेफिनेशन बता सकता है मुझे? It is in printing matter, then it is written in italics. ओके, किसी भी, देखिए मेरे पास ना दोनों मीडियम्स के बच्चे हैं, इसलिए मैं हिंदी में भी डेफिनेशन बताती जाती हूँ साथ साथ आपको। तो किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम दो नामों से मिलकर बना रहता है। पहला नाम उसके जीनस का तथा दूसरा नाम उसकी स्पीशीज का होता है। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से और स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अगर वो प्रिंटिंग मैटर में है तो फिर उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है, लेकिन जब हम हैंड रिटन कंडीशन में उसको लिखते हैं तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं और अलग अलग लाइन से अंडरलाइन करते हैं। तो बेटा ये हमारी डेफिनेशन जो बता रही है वो किसी भी जीनस का किसी भी जीव का नाम दो नामों से मिलकर बना है। देखिए जीव मैंने वर्ड यूज़ किया, मीन्स इट इज़ अप्लाइड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। आप दो नामों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पे तो हम बताते हैं पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। ये क्या है? ये मैंने अपने लेक्चर में भी आपको बताया था जिस समय मैं आपको पक्सीनिया पढ़ा रही थी। तो ये जो तीसरा नाम है ये है फॉर्म स्पीशीज। क्या है? फॉर्म स्पीशीज या फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन की वजह से। देखो पहला नाम बताता है पक्सीनिया, तो पक्सीनिया नाम की फंगस जिसका क्या है, स्पीशीज कौन सी है, ग्रामिनिस है, तो वो ग्रामिनी फैमिली के सारे मेंबर्स को अटैक करेगी। लेकिन उसकी भी एक फॉर्म स्पीशीज है जो केवल ट्रिटिकम एस्टाइवम यानी व्हीट को अटैक करेगी। तो ये जो स्पेशल फिनोमिना है ये पक्सीनिया में ही आपको देखने को मिल रहा है और इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। जबकि फर्दर जो स्पीशीज़ हैं उसमें भी कैटेगराइजेशन होता है कि अलग अलग स्पीशीज़ को अलग अलग फंगस की स्पीशीज़ अटैक करेंगी। जैसे पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई है तो वो केवल ट्रिटिकम एस्टाइवम को ही अटैक करेगी, और अगर वो किसी और पे जैसे बार्ली पे या बाजरे पे या मक्के पे उसके स्पोर्स पहुंचेंगे तो वो वहाँ पर
कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे, वो केवल जब वीट के ऊपर पहुंचेंगे तभी इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अच्छा चलो, तो ये तो हो गया, आपके टॉपिक से थोड़ा हट के बात थी, लेकिन पहला मेथड तो हो गया भाई कि वो पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक। तो इसके अंतर्गत आपने पढ़ा था एल्ब्यूगो पढ़ा, आपने पक्सीनिया पढ़ा, आपने अस्टिलैगो पढ़ा। अस्टिलैगो अच्छा किससे क्या डिजीज कॉज कर रहा था? स्मट डिजीज। स्मट्स आर कॉज बाय अस्टिलैगो। इसमें आपको लैब में भी लूज स्मट कवर्ड स्मट दिखाए गए है ना, दिखाए गए कि नहीं दिखाए गए? अभी तुम लोग आते नहीं हो प्रॉपरली, दिखाएंगे लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। आप याद करिए, मेरे लेक्चर को आप एक बार और देख लीजिए, उसमें दोनों के डायग्राम्स मैंने दिए, वो दोनों चीज़ हम लोग यहाँ दिखाते हैं, लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट कॉज करता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कौन सा, अल्टरनेरिया, जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है, ठीक। तो इसी तरह कई सारे फंगस आपने पढ़े। और फिर उसके बाद आपने दूसरी कैटेगरी पढ़ी, कौन सी? सैप्रोफाइट्स। Saprophytic relationship is a relationship in between a living and a non-living, है ना। तो ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक पार्टनर तो जिंदा है जो कि बेनिफिटेड होता है, और दूसरा पार्टनर क्योंकि वो डेड है तो इट इज़ नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। तो ना तो उसको फ़ायदा होता है ना तो नुकसान होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है। इट इज़ अ रिलेशनशिप इन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ पे मैंने लिविंग वर्ड नहीं लगाया। इट इज़ अ रिलेशनशिप इन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो ये एक ऐसी रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें एक तो लिविंग पार्टनर है, दूसरा डेड पार्टनर है, ठीक है। नॉन लिविंग नहीं कहेंगे, डेड पार्टनर है, ठीक है। तो एक लिविंग है, उसको फायदा हो रहा है, जो डेड है उसको ना तो फायदा हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है। ऐसा कौन सा मेंबर है सैप्रोफिटिक मेंबर जिसको आपने पढ़ा है, बताइए। सैप्रोफिटिक फंजाई बताइए जल्दी। हाँ बच्चों, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे कौन ग्रो करता है? बरसात के मौसम में जब आप बाहर देखते हैं कोई सड़ी गली लकड़ी, प्लांट वेस्ट कहीं पर पड़ा है, काउ डंग पड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, कुछ कुकुरमुत्ते टाइप के निकल आते हैं, और वो क्या है? मशरूम, है ना। क्यों बच्चों, किसी को नहीं याद है? श्रेया द्विवेदी, हाँ अगेरिकस, मॉर्शेला, ये जो मेंबर्स हैं। वैसे तो ईस्ट भी है, पर ईस्ट आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग 12th में पढ़ते हो तो आप लोग को याद होनी चाहिए बेटा, क्योंकि 12th के बाद तो आप लोग तुरंत यहाँ पे आए हैं, तो फिर आप लोग को 12th में जो चीज़ पढ़ाई गई वो कैसे भूल जाते हैं, एकदम से कैसे भूल जाते हैं। तो सैप्रोफिटिक रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप in between two organisms in which one partner is benefited and other is neither benefited nor harmed because the second partner is dead. तो ये मोस्टली वो फंगस हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती हैं। अब क्योंकि हमारे पेपर में बैक्टीरिया भी है, तो आपने बैक्टीरिया भी देखे हैं जो कि सैप्रोफिटिक्स होते हैं। आप वो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया का कोई एग्जाम्पल बताइए, या कोई ऐसी प्रोसेस आप जानते हो जिसमें कि सैप्रोफिटिज्म शो कर रहा हो। आप लोगों में किसी ने ये सुना है कि शराब कैसे बनती है या विनेगर कैसे बनता है?
कोई बता सकता है? विनेगर यानी सिरका। हाँ बच्चे जो सब ऑनलाइन हैं ये लोग भी बताइए कि विनेगर या वाइन कैसे बनती है। हाँ शुगर केन से। हाँ शुगर केन जूस आप पीते हो, अब उससे वो कैसे बन जाता है सिरका, बताइए। हाँ बेटा तुम्हारी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है, जोर से बताओ, कौन बोल रहा है? हाँ बताओ। काफ़ी सालों तक रखा रहता है तो उसमें क्या हो जाता है? मैम फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कैसे होता है? अरे भाई माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से। कई सारे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया या ईस्ट जैसी फंजाई जो होती हैं ये फर्मेंटेशन का काम करती हैं और इनको उस जूस में डाल दिया जाता है तो वो फर्मेंट हो जाता है, तो जो है उससे वाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो है ये क्योंकि जो शुगर केन से जूस निकाल लिया तो वो जूस तो लिविंग नहीं है, पर वो किसी जिंदा प्लांट से डिराइव हुआ है, इसलिए उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट्स तो है ही। और माइक्रोब्स की एक खास बात होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वो सभी आते हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो यानी कि उसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं। तो क्या होता है कि वो माइक्रोब्स जब उसमें एक्टिविटी करते हैं तो उसको फर्मेंट कर देते हैं, तो फिर वो विनेगर या वाइन में कन्वर्ट हो जाता है जैसा उसमें एक्टिविटी की जाती है। और उसके साथ साथ आपने 2 एग्जाम्पल्स अपने इसमें सैप्रोफिटिक फंगस के पढ़े भी हैं जिनको कि एडिबल फंजाई कहते हैं। एक टॉपिक आप लोग का हो सकता है एडिबल फंजाई। आप एडिबल फंजाई लीजिए और फिर ये बताइए कि भाई एडिबल फंजाई क्या होती है, कि उसको हम खा सकते हैं, वो एक तरीके से सैप्रोफिटिक फंगस है। और फंगस कौन कौन सी होती है, जैसे कि एगैरिकस और मॉशेला जो 2 हमारे सिलेबस के अंदर हैं, वो क्या है? सैप्रोफिटिक फंगस हैं, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती हैं और उनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम लोग खाने के लिए काम में लेते हैं। ये हाई प्रोटीन कंटेंट वाली होती हैं, इसका पूरा आप बता सकते हो उसमें, ठीक है। तो बच्चों अभी जो बच्चे लेट आए हैं उनको मैं बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उनमें से आप टॉपिक्स चूज़ कर सकते हो। आप लोग का एक स्पीच कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें कि आप लोग को पार्टिसिपेट करना मस्ट है, ठीक है। और उसमें 3 मिनट्स का आपको कोई भी टॉपिक पे बोलना है। 3 मिनट्स बहुत लंबा समय नहीं होता है, आप अगर कोई भी टॉपिक अच्छे से जानते हो तो 3 मिनट से ज़्यादा ही बोल पाओगे उसमें, ठीक है। तो मैं जो भी बता रही हूँ उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि सिलेबस लीजिए और उसमें अनसॉल्व पेपर्स लीजिए, उसमें से देखिए कि मेरे पेपर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे या उसके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूँगी। प्लस स्पीच कॉन्टेस्ट के लिए आप लोग मेरे पेपर से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो फिर मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, जो भी आपको पूछना होगा बताइए, ठीक है। तो अब ये 2 टॉपिक्स हो गए आपके। कौन सा आपने पहले पढ़ा? पैरासिटिक और दूसरे सैप्रोफिटिक्स। और तीसरा चीज़ क्या होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये मैं बता चुकी हूँ, ये मैं पूरा टॉपिक आपको करवा चुकी हूँ कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे फंजाई बेसिकली 3 तरीके की होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्या? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फिर क्योंकि ये हीटरोट्रॉफिक होती है, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होती है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ बॉटनी की बात कर रहे हैं इसलिए हम प्लांट्स के ऊपर एग्जाम्पल्स उसके पढ़ेंगे। और पहला आपने पढ़ा पैरासाइट्स, ऐसे डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं ये और डिजीजेस कॉज करते हैं। दूसरे आपने पढ़े सैप्रोफाइट्स जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं और वहाँ से अपना फूड डिराइव करते हैं और अच्छे से फ्लरिश करते हैं। तीसरे मेंबर्स जो कि हैं सिम्बायोट्स। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप in between 2 living organisms in which
both the partners are equally benefited. क्या लिखेंगे? Symbiotic relationship is the relationship in between two living organisms in which both the partners are equally benefited. इसका कोई एग्जाम्पल आप बताइए. जो बच्चे ऑनलाइन हैं बताइए. बच्चों आप लोग जैसे मैं जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें बताती जा रही हूँ इनको नोट कर रहे हैं? जो बच्चे सब ऑनलाइन हैं या सो गए ऑन करके? रोशन जहान, हाँ तुम्हारा ऑडियो ऑन है, बताओ बेटा. श्रेया, सुमैया, कोई बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं कि नहीं? और तुम लोग साथ साथ सोच के भी बताओ कि क्या है इसका एग्जाम्पल. माइक्रोराइजा और बताइए. जो बच्चे ऑनलाइन है कोई एग्जाम्पल बताइए. हाँ भाई एकता, कुछ बताने वाली हूँ बेटा. मैम लाइकेंस. हाँ लाइकेंस तो यहाँ पे भी बताए. लाइकेंस कैसे है जरा मुझे डिस्क्राइब करके बताइए. क्या होते हैं लाइकेंस? मैम एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक फंगी रिलेशनशिप क्या होता लाइकेंस होते हैं. है? फंगी क्या होता है? फंजाई. फंजाई FUNGI. देखो प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम बिल्कुल ही अलग ढंग से बोलेंगे तो फिर उसका, जैसे कि उस दिन कोई लड़की आई थी मेरे पास तो वो बोल रही थी मार्केंटिया. मार्केंटिया क्या होता है? तो मतलब वो आप लोग टीचर्स को बोलते हुए सुनते हैं तो ये समझिए कि हमको कैसे प्रोनाउंस करना है ना. तो मार्केंशिया होता है, मार्केंटिया कुछ भी नहीं होता है ना. तो अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोग को अपने ही सिलेबस में देखने को मिल रहे हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के. पहला एग्जाम्पल जो कि हमारे फंजाई और एल्गी मिलकर एक नई तरीके के प्लांट्स बनाते हैं जिनको कि हम लोग लाइकेंस कहते हैं. जो फंगल मेंबर है वो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, जो एल्गल मेंबर है वो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड कराता है. तो इस तरीके से कुल मिला के वो दोनों मिलते हैं. मतलब ये ऐसे ही कोई एग्जाम्पल हो गया कि जैसे दो फ्रेंड्स हैं और दोनों ने कहा कि भाई हम दोनों को खाना खाना है एक साथ, तो हम क्या करेंगे. एक पार्टनर ने कहा कि मैं दोनों के लिए सब्ज़ी बना के लाती हूँ, दूसरे ने कहा मैं दोनों के लिए चपाती बना के लाती हूँ. दोनों का काम आधा हो गया. इसको भी एक चीज़ बनानी, इसको भी एक चीज़ बनानी है. और दोनों ने, एक ने सब्ज़ी बना ली, एक ने चपाती बना ली, दोनों ने साथ में बैठ के खाना खा लिया. तो दोनों को इक्वल बेनिफिटेड हो गए और दोनों ने एक साथ मिलकर एक एसोसिएशन बनाई. तो ऐसी ही एक एसोसिएशन है आपकी लाइकेंस, जो कि एक नई तरीके के प्लांट्स बनाते हैं. ये टॉपिक मैम शायद राई मैम आपको पढ़ाएंगी. अलग अलग तरीके के लाइकेंस होते हैं, क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रूटिकोस. तो वो आपको बताएंगी अच्छे से. लेकिन क्रस्टोस हम लोग एग्जाम्पल्स भी दिखाते हैं. क्रस्टोस लाइकेंस, क्रस्ट देखिए किसी को भी नाम दिया जाता है उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है. क्रस्ट का मतलब है एकदम पपड़ी जैसा. जिस तरीके से दूध के ऊपर मलाई एकदम आपको दिखाई देती है, इंटैक्ट है पर दिखाई दे रही कुछ डिफरेंट है, तो इसी तरीके से पत्थर के ऊपर, प्लांट के ट्रंक्स के ऊपर, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर लगातार नमी बनी हुई है, पानी आ रहा है जा रहा है, तो उन जगहों पर जहाँ पर नया प्लांटेशन शुरू हो रहा है तो वहाँ पर लाइकेंस ग्रो होना शुरू होते हैं. और सबसे पहले क्रस्टोस लाइकेंस ग्रो होते हैं जो कि ऐसे दिखाई देते हैं पपड़ी जैसे. पपड़ी माने क्रस्ट है ना. दूसरा फोलियोस लाइकेन, तो फिर वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जिस तरीके से सूखी हुई पत्तियाँ कहीं पड़ी हूँ तो उस तरीके से सरफेस से थोड़ा उठे उठे से दिखाई देते हैं, पपड़ी जैसे छूट गई हो किसी सरफेस से. ऐसा लगता है, ऐसा लगता है सूखी पत्तियाँ पड़ी हैं. तो फोलियर वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं लीव्स के लिए.
वहाँ पर ऐसा आपको महसूस होता है। तीसरी फ्रूटिकोज होते हैं, जो कि ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज़ डेवलप हुई होती हैं, तो वो अलग से पता चलती हैं, तो उसको हम लोग फ्रूटिकोज लाइकेन कहते हैं। तो बेटा इस तरीके से हम लोग ये 3 जो उसकी मेन कैटेगरीज़ हैं, जिनकी वजह से हम फंजाई के न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या वो 3 तरीके से परफॉर्म करती हैं। कौन कौन सी? पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स एंड सिम्बायोट्स। ओके, तीनों चीज़ें आपको समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हैं। आप इन तीनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं अपना टॉपिक, या फिर जो है आप पूरा न्यूट्रिशन इन फंजाई को ले सकते हैं, या न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉफ्स ले सकते हैं। तो जिसको जो भी टॉपिक पे बोलना है वो जल्दी से जल्दी मेरे पास अपना टॉपिक अपना लिखवा देंगे, और तीनों पेपर्स में से इक्वल लड़कियों को टॉपिक्स मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग जो पहले मिले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है, जो पहले लिखवा देगा उसको वो टॉपिक पहले इशू हो जाएगा, फिर दूसरी लड़की को रिपीट नहीं किया जाएगा। ओके, तो इसलिए जल्दी से अपना टॉपिक फाइनल करके मेरे पास लिखवाएंगे सब लोग। मैम हमें बॉटनी से ही वो टॉपिक चूज करना है? यस, बॉटनी के तीनों पेपर्स में से किसी भी पेपर से जो भी आपके सिलेबस में है बेटा, आप उसमें से टॉपिक चूज कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। हाँ, 1 2 3 अपनी अटेंडेंस बोलिए। 4 5 6 7 8 9। मैम शफक नूर, एडमिशन नंबर 9। ये कृतिका रावत भी तो 5 नंबर भी तो प्रेजेंट है, और ये बोल क्यों नहीं रही है? ये ऑन करके कहीं गायब हो गई क्या कृतिका? अभी तक तो दिख रही थी, और बिल्कुल जस्ट अभी अभी उसने लीव भी कर दिया। अंशिका सिंह, शिवांगी गौतम, तुम लोग को नंबर याद नहीं है क्या? शफक नूर, पायल गौतम, पायल गौतम नंबर 9। शफक नूर तुम्हारी लगा दिए बेटा। यस मैम। मुस्कान शर्मा, शाहिला, करिश्मा वर्मा। एक्सक्यूज मी मैम। यस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ कृतिका मैम रावत। रोल नंबर 5। हाँ कृतिका, तुम बीच में गायब भी हो गई और अपनी बोलती भी नहीं हो। हाँ मैम डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा, चलो 13 करिश्मा वर्मा, सिमरन, अंजलि रावत, अंजलि तिवारी। हाँ अंजलि रावत मैम। हाँ बेटा, अंजलि तिवारी, आराधना रावत, सरिता साहू, मुशर्रत जहान, आकांक्षा यादव, महिमा, खुशबू गौतम, अंजलि कश्यप, अनम खान, इकरा। मैम एडमिशन नंबर 2 प्रेजेंट। कितना नंबर है बेटा? एडमिशन नंबर 2 प्रेजेंट। जानवी कहाँ सो रही थी? हाँ, इकरा, एकता कुमारी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रिंसी, अमल, गरिमा कुशवाहा, अलीशा कुसुम, मुस्कान, अंजलि प्रेजेंट पाल, मैम। रोशन जहान, यस मैम। निकिता श्रीवास्तव, अनुष्का, क्या नाम है? अनिष्का, मैम 32 प्रेजेंट। हाँ ठीक है बेटा, लगा दिया। जिनके नाम दिखाई दे रहे हैं तो उनका तो मैं लगा देती हूँ जब मुझे ध्यान रहता है। मैम एडमिशन नंबर 2 प्रेजेंट। हाँ लगा दी। एकता गौतम, श्रेया द्विवेदी, प्रेजेंट सोनम मैम। गुप्ता, मैम सोनम। 37 प्रेजेंट। हाँ बेटा लगा दिया। सोनम, सना अंसारी, खदीजा, अंजलि, इरम वसीम, सोनिया कटियार, अरीबा, दिव्यांशी, रिया कुमारी, हाजरा परवीन, कशिश मलिक,
पिंकी यादव, प्रेरणा, सुमैया नफीस, प्रेजेंट मैम। प्रेरणा प्रेजेंट। मैम प्रेरणा सुमैया नफीस ओके, रूही इद्रिश, अंशिका सिंह, श्रेया यादव, आसिया बेगम, यास्मीन, रिनी शर्मा, तबस्सुम, वर्षा एंड प्रिया राणा। प्रिया राणा प्रेजेंट मैम। यस, पारुल अवस्थी, सोनल द्विवेदी, मुस्कान सोनकर, कौन सोनल, सोनल द्विवेदी ओके, मुस्कान सोनकर, विजिता शुक्ला, प्रेजेंट मैम। सदा फिरम, आकांक्षा जायसवाल, आंचल गौतम, आंचल गौतम, कोमल निशाल ओके ओके बच्चों, बाय बाय। और आप लोग जल्दी से जल्दी अपना टॉपिक मेरे पास फाइनल करके लिखवाइए। बाय ओके मैम, गुड बाय मैम। बाय बाय।